अच्छा सर, पहले हम लोगों ने देखा आम फहम ज़बान में कि सर इम्पेयरमेंट लॉस इज़ नथिंग बट जस्ट अ सडन डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट, और डेप्रिसिएशन इज़ अ ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट। एक एसेट 100 रुपये का है, ये मोबाइल है 100 रुपये का है, मैं बोलता हूँ 5 सालों पे बेनिफिट देगा, हर साल 20-20 रुपये से इसकी वैल्यू कम होगी। अब ये मोबाइल गिर जाता है, डैमेज हो जाता है, सही है ना, तो अचानक से इसकी वैल्यू 100 से 50 हो जाती है। तो ये जो 50 रुपये का डिक्रीज है, दिस इज नॉट डेप्रिसिएशन, दिस इज कॉल्ड इम्पेयरमेंट लॉस। ये तो मैंने आपको एज अ लेमैन आम फहम ज़बान में समझाया। अब मैं आपको अकाउंटेंट पर्सपेक्टिव से बताता हूँ कि भाई इम्पेयरमेंट लॉस कैलकुलेट कैसे होगा। देखो एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, कोई भी एसेट होता है ना, एक तो उसकी होती है कैरिंग अमाउंट, जिसको हम बुक वैल्यू भी कहते हैं। कैरिंग अमाउंट या बुक वैल्यू वो वैल्यू होती है जिस पर एसेट आपका कैरी हो रहा होता है। आज आपका एसेट कैरी हो रहा है, लेट्स से मैं बोलता हूँ एक एसेट है, मैंने 100 रुपये का खरीदा, 5 साल मुझे बेनिफिट देगा, सही है। तो ईयर 1 में मैंने 20 रुपये का बेनिफिट लिया होगा, तो ईयर 1 के एंड पे इसकी जो बुक वैल्यू होगी या कैरिंग अमाउंट होगी एसेट की, वो होगी 80। अब सर एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो कि सर ये जो 80 की वैल्यू आ रही है ये तो तुम्हारे हिसाब से है ना। अब ज़रूरी नहीं है कि तुम वाकई एसेट से इतना बेनिफिट रीप भी करो, इतना बेनिफिट रिकवर भी करो। तो यहाँ एक कॉन्सेप्ट आता है रिकवरेबल अमाउंट का। कैरिंग अमाउंट तो वो वैल्यू होती है जो आपकी बुक्स में कैरी हो रही होती है, रिकवरेबल अमाउंट वो वैल्यू होती है जितना आप उस एसेट से एक्सपेक्ट कर रहे हो रिकवर करने का। अब सर एक चीज़ याद रखो, एक चीज़ याद रखो, सर रिकवरेबल अमाउंट कैसे निकलेगी? मुझे एक बात बताओ, एक बहुत आम एज अ नॉर्मल पर्सन आप सोचो, आप किसी भी एसेट से रिकवरी किस तरीके से कर सकते हो? ये मोबाइल है, इस मोबाइल से मैं रिकवरी कैसे कर सकता हूं बेनिफिट्स की? सर 2 तरीकों से कर सकता हूं, या तो इस्तेमाल करके, या इसको मैं बेच दूं मार्केट में जाके। यही है ना, जो इस्तेमाल करके रिकवरी होती है, दिस इज कॉल्ड वैल्यू इन यूज इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग। और अगर मैं इसको बेच के रिकवरी करता हूं तो मैं क्या करूंगा? मार्केट में जाके फेयर वैल्यू लूंगा, जो मार्केट में वैल्यू चल रही होगी। तो अगर तो मैं बेच के रिकवरी करता हूं तो अकाउंटिंग टर्म में दिस इज कॉल्ड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। इसका मतलब यह है कि सर मैं रिकवरी इस एसेट से 2 तरीकों से कर सकता हूं, या तो इसको इस्तेमाल करके, जिसको मैं अकाउंटिंग की जबान में वैल्यू इन यूज कहता हूं, या इसको बेचकर, जिसको अकाउंटिंग की जबान में मैं फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल कहता हूं। ऐसा ही है ना सर, कोई तीसरा तरीका आपको नजर नहीं आता है? अच्छा सर एक बात बताओ, एज अ प्रूडेंट पर्सन, एज अ नॉर्मल पर्सन, अगर मैं आपसे पूछूं कि सर आप मुझे बताओ ये एसेट है, ये एसेट है जो इस्तेमाल करके आपको बेनिफिट मिलेगा 150 का और बेच के बेनिफिट मिलेगा 100 का, एज अ नॉर्मल पर्सन आप क्या करोगे? इसको इस्तेमाल करना प्रेफर करोगे या बेचना? इस्तेमाल करना, क्योंकि उसमें बेनिफिट ज्यादा मिल रहा है 150 रुपए का। अच्छा सर इसके बरक्स मैं बोलता हूं ये मोबाइल जो है ये 200 रुपए में बिकेगा और इस्तेमाल करोगे तो 150 रुपए का आपको फायदा देगा। तो सर मुझे बताओ आप इसको इस्तेमाल करना प्रेफर करोगे या बेचना प्रेफर करोगे? सर आप बेचना प्रेफर करोगे। इट मींस एज अ लेमैन या एज अ प्रूडेंट पर्सन आप मुझे बताओ, आप जो रिकवरी या रिकवरेबल अमाउंट आप बोल रहे हो, आप वैल्यू इन यूज या फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल में से कोई भी एक बोल रहे हो और वो वाली बोल रहे हो जो हायर ऑफ हो। तो सर इससे एक फॉर्मूला बन गया रिकवरेबल अमाउंट का कि किसी भी एसेट से रिकवरेबल अमाउंट जो होगी दैट वुड बी हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल। तो सर आई होप आपको ये चीज क्लियर है कि रिकवरेबल अमाउंट होती क्या है, और आपको ये लॉजिक और ये विजडम भी क्लियर है कि सर हम हायर ऑफ क्यों रखते हैं। ये बाज़-औक़ात इंटरव्यूअर्स के बड़े फेवरेट सवालात होते हैं कि भाई रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ क्यों होती है। तो सर आई एम श्योर आपको क्लियर है इसकी लॉजिक कि सर हायर ऑफ इसलिए होती है बिकॉज एज अ प्रूडेंट पर्सन यू वुड ऑलवेज बी गोइंग फॉर दैट सॉर्ट ऑफ बेनिफिट जिसमें आपको ज्यादा रिकवरी हो रही हो। ठीक है ना सर? अच्छा अब स्टैंडर्ड बोलता है कि देखो एक तो होती है कैरिंग अमाउंट जिस पर आप वैल्यू कर रहे हो। याद रखो आप हमेशा जितना बेनिफिट ले सकते हो ना उतने पर वैल्यू करते हो, उससे कम पे वैल्यू, उससे ज्यादा पे वैल्यू नहीं करते। अगर ये मोबाइल है, मुझे ऐसा लगता है ये आज 100 रुपए का है, कैरिंग अमाउंट है, और इससे रिकवरी जो है 120 की हो रही है, स्टैंड बोलता है कोई मसले वाली बात नहीं है, कोई हरज वाली बात नहीं है, कोई टेंशन नहीं है, रिकवरी ज्यादा हो रही है, कोई गम नहीं है। बट इफ इट्स अ फ्लिप साइड, मैं बोलता हूं इसकी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया बट मुझे इससे रिकवरी होगी 90 रुपए की, तो स्टूडेंट बोलता है देखो रिकवरेबल अमाउंट कम हो गई है, तो आप क्या करो, एज अ प्रूडेंट पर्सन इस 10 रुपए के लॉस को बुक करो।
तो सर नाउ इन टर्म्स ऑफ अकाउंटेंट, इन टर्म्स ऑफ अकाउंटिंग, वी कैन से कि सर इम्पेयरमेंट लॉस आपका कब कैलकुलेट होता है, जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से कम हो जाए। मैं उम्मीद करता हूं आपको क्लैरिटी है, मैंने यहां मेंशन भी कर दिया। इम्पेयरमेंट लॉस कब अराइज होगा, जब आपकी कैरिंग अमाउंट ज़्यादा हो और रिकवरेबल अमाउंट कम हो। सर एग्जाम्पल कर लेते हैं, लेट्स से मैं बोलता हूं मेरी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया, रिकवरेबल अमाउंट है 80 रुपया। सर कितने रुपए का इम्पेयरमेंट लॉस होगा, 10 रुपए का। मैं बोलता हूं मेरी कैरिंग अमाउंट है 100 रुपया, रिकवरेबल अमाउंट है 110 रुपया, तो कितने का इम्पेयरमेंट लॉस होगा? सर कुछ भी इम्पेयरमेंट लॉस नहीं होगा। सर इम्पेयरमेंट गेन बुक नहीं करते भाई, इम्पेयरमेंट गेन टर्म की कोई चीज़ होती ही नहीं है, और गेन आप वैसे ही प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के तहत बुक नहीं कर सकते। तो सर आई एम श्योर आपको जो है एज अ लेमैन इम्पेयरमेंट लॉस और डेप्रिसिएशन में फर्क पता चल गया। आपको ये पता चल गया कि सर रिकवरेबल अमाउंट क्या होती है, और रिकवरेबल अमाउंट हायर ऑफ वैल्यू इन यूज एंड फेयर वैल्यू लेस कॉस्ट टू सेल क्यों होती है, और आपको ये भी पता चल गया कि सर इम्पेयरमेंट लॉस कब आएगा, जब आपकी रिकवरेबल अमाउंट कैरिंग अमाउंट से जो है कम हो जाए। तो सर मैं उम्मीद करता हूं आपको इस चीज पे क्लैरिटी